आयुर्वेद के आईएमसी ने तैयार किए हैं और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करूंगा आज के इस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च सेशन के अंदर। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट से। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते होंगे इस स्लाइड का मतलब क्या है। ये पिक्चर, ये फोटो, ये इमेज बिना कुछ कहे या बिना कुछ इसमें हमने लिखा नहीं है, फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि इस इमेज का मतलब क्या है। जी हाँ साथियों, मातृत्व सुख हर औरत चाहती है। हर औरत ये चाहती है कि उसके घर के अंदर, हर दंपति ये चाहता है, हर परिवार ये चाहता है कि उनके घर के अंदर भी नन्हे मुन्नों की किलकारी गूंजे। लेकिन कई कारणों की वजह से, कई अलग अलग कारणों की वजह से जब ऐसा नहीं हो पाता तो इसका असर, साथियों कहना नहीं चाहूंगा, बहुत खतरनाक होता है। जी हाँ। और जो लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, अगर हम उनसे बात करेंगे, अगर हम समझें, तो वाकई में ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है किसी भी मैरिड लाइफ के अंदर। और इसे कहा जाता है बांझपन, यानी कि इनफर्टिलिटी। तो आइए साथियों समझते हैं आखिर इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं या बांझपन किसे कहा जाता है। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि अगर कोई भी स्त्री और पुरुष मिल करके लगभग 12 महीने या उससे ज्यादा समय तक कोशिश करते हैं कि उनके घर में बच्चा हो जाए, कंसीव कर जाए, फीमेल औरत को बच्चा ठहर जाए, और अगर फिर भी नहीं वो कंसीव होता या बच्चा नहीं होता, तो उसे बांझपन या इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में डाला जाता है। मैं एक बार फिर आप लोगों को दोहरा दूं कि अगर कोई भी स्त्री पुरुष मिल करके दंपति हैं, चाहे वो नवविवाहित हैं या जैसा भी है, अगर काफी समय तक 12 महीने से लेके कम से कम 12 महीने, उसके आगे तो कोई भी समय हो सकता है, अगर वो कंटिन्यूअसली बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसे बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी कहा जाता है। हिंदुस्तान की मैं बात करूं, अर्नेस्ट एंड यंग एक सोसाइटी है, उनका ये डाटा है। तो उनके मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर अकेले लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग जो है, कपल्स की बात कर रहा हूँ, कपल्स यानी कि जो दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, लगभग 3 करोड़, यानी पौने तीन या 3 करोड़ के करीब जो कपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बांझपन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग 10 से 15% हो जाता है विवाहित जोड़ों का। अगर मैं इसमें बात करूं मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री के बारे में बात करूं, तो इनफर्टिलिटी जो बांझपन है उसके कारण चाहे वो पुरुष में भी हो सकते हैं और स्त्री में भी हो सकते हैं। पर यह देखा गया है कि लगभग 50% जो कारण है वो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, जिसमें बच्चा नहीं हो पाता। और 30 से 40% जो कारण है वो पुरुषों के होते हैं, और 10% के करीब जो कारण है, जो रह गए हैं, वो ऐसे कारण होते हैं जिनको हम अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं, यानी कि जिनका कोई भी कारण नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी कहीं ना कहीं कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो क्योंकि जो आज का प्रोडक्ट है वो महिलाओं से संबंधित है, फीमेल्स के ऊपर हमने उसको फोकस किया है, तो चलिए हम बात करते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। नंबर 1 है ओवुलेशन डिसऑर्डर। जी हाँ साथियों, ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि अंडे का बनना। हम सभी जानते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए एक अंडे की आवश्यकता होती है और एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अगर दोनों बढ़िया क्वालिटी के हों, अच्छी स्थिति में हों, और क्वालिटी की मैं खासकर बात करूंगा, अगर वो बढ़िया हो, तो बच्चा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर देखा गया है कि पुरुषों के अंदर तो, क्योंकि पुरुष एक बार में करोड़ों अरबों संख्या में वीर्य वीर्य जब निकलता है, तो उसमें से करोड़ों अरबों संख्या में शुक्राणु निकलते हैं। पर एक महिला एक साइकिल में एक ही अंडे को बना पाती है। तो अगर वो एग अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो उसे प्रेगनेंसी करने में, कंसीव करने में दिक्कत होगी। तो एक कारण तो है कि एग की क्वालिटी ठीक नहीं होती। दूसरा कारण है फैलोपियन ट्यूब की डैमेज होना। अब आप लोगों ने ट्यूब सुना होगा, काफी लोग कहते हैं कि ट्यूब ब्लॉक हो गई है। तो ये ट्यूब क्या होती है, ये समझते हैं। देखिए साथियों, दोनों तरफ दो अंडेदानियां होती हैं, बीच में बच्चेदानी होती है, और अंडा जो है अंडेदानी से बच्चेदानी में पहुंचता है ट्यूबों के माध्यम से। अगर ये ट्यूबें बंद होंगी तो अंडा अंडेदानी से बच्चेदानी में नहीं आएगा, और वहां पर जाकर के भ्रूण जो बनता है, जिसे हम भ्रूण बोलते हैं, जब शुक्राणु, एक शुक्राणु और एक अंडा मिलता है तो वो भ्रूण की शक्ल लेता है, वो भ्रूण बच्चेदानी में आगे लगता है। तो अंडा और शुक्राणु जो है वो ट्यूब के अंदर मिलते हैं। तो अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, और फिर वो भ्रूण जो है वो नहीं बन पाएगा, और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ये दूसरा कारण है।
तीसरा जो कारण है वो है यूट्राइन या सर्वाइकल कॉजेज। यूट्रस, यूट्राइन यानी कि यूट्रस, यूट्रस बच्चेदानी को कहा जाता है। अगर बच्चेदानी किसी भी तरीके से छोटी है या फिर उसके अंदर की लेयर ठीक नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अंदर की लेयर मोटी है, बच्चेदानी में सूजन है, गठाने हैं, इनकी वजह से भ्रूण अच्छे तरीके से बच्चेदानी से नहीं चिपक पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एक मेजर कारण है वो है उम्र का। अब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि एवरेज जो एज है, औसतन जो उम्र है विवाह की, वो बढ़ती जा रही है। पहले छोटी उम्र में विवाह होता था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। और आज क्योंकि विकास हो रहा है और हम सब कैरियर के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो एक वो कारण है। और दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो हार्मोन्स लेवल्स हैं फीमेल्स के अंदर, जो हार्मोन की स्थिति होती है, वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से अंडे ढंग से नहीं बन पाते हैं, एग्स ढंग से नहीं बन पाते हैं, पीरियड्स ढंग से नहीं आते, तो एज भी बहुत बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ जो अगला कारण देखने को मिलता है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि आज की दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब क्या है कि आज हम सब देख सकते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा आहार है, हमारा विहार है, वो कितना गलत हो चुका है। इससे शायद हर कोई सहमत होगा, कोई भी इसको नजरअंदाज या इसको गलत नहीं बोल सकता। पहले के समय में क्या होता था, या कुछ समय पहले तक एक्सरसाइज लोग करते थे, अच्छा खाना खाते थे, पर आज के समय में क्या है, जो हमारा खाना है उसके अंदर कीटनाशक बहुत है, जो भी हम खा रहे हैं उसमें प्योरिटी नहीं है, एक्सरसाइज की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आप प्लीज ना भेजें, जिससे मीटिंग बीच में डिस्टर्ब होती है। तो मैं ये कह रहा था कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत बड़े कारक हैं। लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज की कमी होना, स्ट्रेस बढ़ना, इन सब कारणों की वजह से भी महिलाओं में खासकर हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी पे असर पड़ता है, बच्चेदानी की क्वालिटी की, बच्चेदानी की जो होती है उसकी ओवरऑल उसकी ग्रोथ पे, उसके भ्रूण के ऊपर असर पड़ता है। तो ये कुछ कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी के। जाहिर सी बात है साथियों कि अगर किसी औरत को बच्चा ना हो पाए या किसी दंपति को बच्चा ना हो, तो उसके बहुत ज्यादा मानसिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, और आप इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करते होंगे। तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं मानसिक तौर पर अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले है फीलिंग ऑफ एबंडनमेंट। एबंडनमेंट मतलब कि, खासकर मैं महिलाओं की बात करूंगा, कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आ जाता है कि कोई हमें छोड़ ना दे। क्योंकि ये भी देखा जाता है कई बार, अभी तो खैर काफी बदलाव आ गया है, फिर भी गांव देहात में ऐसा है कि अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर फीमेल्स को उसका कारण माना जाता है। टेस्टिंग शायद कराई जाए या ना कराई जाए, वो अलग बात है। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि कोई और हम ले आते हैं तो उससे हो जाएगा। दूसरा है ओवर थिंकिंग। जाहिर सी बात है, कंटिन्यूस सोच चलने पड़ती है, नेगेटिविटी मन में आ जाती है। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अलग थलग रहने लग पड़ना, फंक्शन में ना जाना, कहीं मिलने जुलने ना जाना, ऐसी चीजें। गिल्ट, गिल्ट का मतलब क्या है? गिल्ट का मतलब क्या है? गिल्ट मतलब कि अपने आप को दोषी ठहराना, फ्रस्ट्रेशन होना, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम, बात करने में हिचकिचाना, लोगों से मिलने में हिचकिचाना, दुखी रहना, ये सब जो है धीरे धीरे अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं। और क्योंकि पुरुष तो है वो काम पे निकल जाते हैं, पर महिलाएं अगर ज्यादातर अगर महिलाएं घर पे रहती हैं, तो उन्हें पूरे परिवार की जो है एक तरह से जो है वो प्रेशर झेलना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, अगर किसी भी दंपति को या फीमेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बांझपन की प्रॉब्लम हो तो। मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस गिनाए हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो पुरुष के शुक्राणुओं को निकलवा करके, उन्हें वॉश करा के, उन्हें ट्रीट करके डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से बच्चेदानी में डाला जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? दूसरा पार्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, स्त्री में से एग को निकाला जाता है, पुरुष के शुक्राणु को मिला दिया जाता है लैब में, फिर जब वो भ्रूण बन जाता है तो उसे दोबारा से कोख में डाल दिया जाता है। सरोगेसी, सरोगेसी में क्या है? किराए की कोख। हम सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री की कोख ठीक नहीं है, या अंडे नहीं बन रहा है, तो डोनर एग, आजकल डोनर भी मिल जाते हैं एग के। एग कहीं से ले लिया, शुक्राणु कहीं से ले लिया, उसको मिला करके किसी और औरत की बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक्स क्या है? जैसे और भी कई हैं, कई लोग कई तरह का योगा कराते हैं, और भी तरीके की दवाइयां करते हैं, बहुत कुछ इंसान करता है प्रेगनेंसी ना हो तक।
कंसीव ना होता। पर साथियों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखा गया है कि जितना भी इंसान कर ले, सक्सेस रेट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कारण कई होते हैं और कोई भी एक ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली उस पर फोकस नहीं कर पाता। तो आइए समझते हैं, अगर किसी दंपति को या किसी महिलाओं को, या एक दंपति की मैं बात करूंगा, अगर उन्हें कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या बैठती है ट्रीटमेंट पे, हिंदुस्तान के अंदर कितना खर्चा हो रहा है। आईवीएफ के बारे में हम सब जानते हैं। आईवीएफ की जो कॉस्ट है लगभग 1 लाख से लेके 2 से 2.5 लाख तक जाती है। जो मैं आपको बता रहा था, जो लैब में बच्चा तैयार किया जाता है उसकी 1.5 से 2 लाख तक, 2.5, 3 लाख, 4 लाख तक भी जाती है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में हो रहा है। और आप देखिए कि आज के समय में जो ये सेंटर्स हैं, आईवीएफ के सेंटर्स हैं, कितने ज्यादा खुल चुके हैं। अब छोटे छोटे शहरों में भी आईवीएफ के सेंटर्स खुलने लगे हैं जहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है। सक्सेस रेट की मैं बात करूंगा, वो मैं बाद में बात करूंगा, पर मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मल कॉस्टिंग है। और आईवीएफ कोई भी दंपति पहली स्टेज में, पहले अवस्था में एकदम से नहीं कराएगा। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 1 साल 2 साल वैसे ही इंसान देखता रहता है, हो जाएगा। 2 से 3 साल बाद वो टेस्टिंग के ऊपर जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, फिर वो शुरुआत करते हैं दवाइयों को लेने की। ये सब करते करते 5-7 साल निकल जाते हैं, उसके बाद जाके आईवीएफ पे जाया जाता है। और तब तक उस दौरान भी कितना सारा पैसा टेस्टिंग के अंदर, दवाइयों के अंदर खर्च हो चुका होता है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में अभी भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। आम इंसान, आम जनता उसको सहन नहीं कर सकती, उसका बर्डन नहीं उठा सकती। आईवीएफ की जो बात होती है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कहा जाता है, पर आप देखिए कि जो सफलता दर है आईवीएफ की वो बहुत कम है। एक तो मैंने आपको बताया कि लेट, जितना लेट होता जाता है उस दौरान ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे मान लीजिए 40 वर्ष से ऊपर है, 8% तक आईवीएफ का सक्सेस रेट है। प्लीज एआई कंपेनियन की मीटिंग ना कराइए प्लीज, सॉरी। किसी भी तरह की रिक्वेस्ट ना भेजिए आप मीटिंग में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। 35 साल से नीचे नीचे है तो उसमें 55% तक सक्सेस रेट है। तो साथियों हम ये देख सकते हैं कि आईवीएफ का भी सक्सेस रेट इतना बढ़िया नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सफलता दर कम होती जाती है, और ऐसा देखने को मिलता है। कोई भी डॉक्टर ये गारंटी, ये श्योरिटी नहीं देगा कि आप 10 लाख का भी आईवीएफ पैकेज ले लीजिए, तब भी वो श्योरिटी नहीं देगा। वो बोलेगा चांसेस हैं, उम्र ज्यादा है, ऐसे वैसे हम करके देख लेते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि बहुत, इससे भी कई बार बहुत कम आईवीएफ के सक्सेस रेट देखने को मिले हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है शायद। तो साथ ही चलो आगे बढ़ते हैं हम। नोवा आईवीएफ एक फर्टिलिटी चेन है, एक हॉस्पिटल्स की चेन है। उनकी एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो ओवेरियन रिजर्व है, ओवेरियन रिजर्व किसे कहते हैं, यानी कि जो अंडेदानी है, उसका काम करने का तरीका मैं अगर आपकी भाषा में समझाऊं, तो उसका काम करने की जो क्षमता है वो अब कम हो रही है भारत में। और पहले मेंसेस जो बंद होते हैं, जिसको मीनोपॉज कहते हैं, वो 40 साल की उम्र पे देखने को मिलता है वैसे। तो वो स्थिति अब वही स्थिति कि हार्मोन कम हो रहा है, एग ढंग का नहीं बन रहा है, जो स्थिति 35-40 साल की उम्र में देखने को मिलती थी, आज के समय में जो महिलाएं हैं उनके अंदर 20-25-30 साल की उम्र में देखने को मिल रही है। पीसीओएस, पीसीओडी और भी कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से एग प्रॉपरली नहीं बन रहा है साथियों। और एग का ना प्रॉपरली बनना मैक्सिमम केसेस में, और बच्चेदानी की हेल्थ ना होना, सही ना होना, मैक्सिमम केसेस में ये कारण एक फीमेल्स का अगर है तो ये कारण देखने को मिलता है। तो साथियों जब हम बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हम आयुर्वेद की बात जरूर करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है हजारों सालों से हमारे देश की धरोहर रहा है। लोगों को जीवन जीना सिखाया है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य आयुर्वेद ने दिया है। तो आयुर्वेद के अंदर भी महिलाओं से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी, बांझपन से रिलेटेड कई तरीके की जड़ी बूटियों का वर्णन है। हजारों सालों से आयुर्वेद ने इसके अंदर मदद करी है, साथ दिया है। और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो साइड इफेक्ट से रहित होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले है पुत्र जीवक। पुत्र जीवक एक बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है, जो कि महिलाओं के अंदर अंडों की ग्रोथ को करती है, और जो ओवरी, अंडेदानी है, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करती है। जी हाँ साथियों। इसके साथ साथ शिवलिंगी है। शिवलिंगी जो है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, कई वर्षों से, हजारों वर्षों से यूज होती आई है महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी, बांझपन के ट्रीटमेंट के अंदर। ये बच्चेदानी, अंडेदानी के लिए अच्छी है, और ओवरऑल फीमेल के लिए हेल्थ बहुत बढ़िया करती है शिवलिंगी। इसके साथ साथ शतावरी के बारे में हम सब जानते हैं। शतावरी क्या है हम सब जानते हैं। शतावरी अंडे, ओवुलेशन को बहुत बेहतरीन बनाती है, और ओवरी जो अंडेदानी है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करती है, और बच्चेदानी की हेल्थ को इंप्रूव करती है, साइकिल्स को रेगुलेट कराती है। फीमेल हेल्थ के लिए शतावरी बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ एक औषधि है जिसे हम कहते हैं गर्भपाल रस।
जो कि महिलाओं के लिए और बेहतरीन है, कंसीव करने में हेल्प करता है। माँ के लिए बहुत बेहतरीन है गर्भपाल रस। गर्भ विनोद रस एक और आयुर्वेदिक औषधि है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, माँ और बच्चे को पोषण देती है, और भ्रूण को सही तरीके से जो है बच्चेदानी में लगने में हेल्प करता है गर्भ विनोद रस। तो साथियों, इन सबको मिलाकर के हमारी अपनी कंपनी, आपकी अपनी कंपनी आईएमसी ने एक बेहतरीन सोल्यूशन तैयार किया है। और मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पेश करते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां करें हमारे नए प्रोडक्ट पूरक नारी के लिए, जो कि इन सभी बेहतरीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ मिलकर बना है, पूरक नारी टेबलेट। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आज हम इस प्रोडक्ट को स्वागत करते हैं जो हमारी आईएमसी कंपनी लेकर आई है। तो चलिए साथियों, पूरक नारी के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है कि जितनी भी जड़ी बूटियां मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो पुत्र जीवक है, शिवलिंगी है, शतावरी है, गर्भपाल रस है, गर्भ विनोद रस है, लौह भस्म है, और भी कई तरह की जड़ी बूटियां इसके अंदर पटा है। इसके अंदर जीवंती पड़ी है जो कि बेहतरीन जड़ी बूटी है। इस तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर के पूरक नारी बड़ा है। तो चलिए पूरक नारी के बारे में समझते हैं आगे। पूर्ण नारी क्या करता है? गर्भाशय दौर्बल्य यानी कि जो यूट्रस की हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है, बच्चेदानी को उसको पावर देता है। ठीक है, कंसीव कराने में मदद करता है। मैंने आपको बताया दो मेन कारण है, एक तो अंडे का और दूसरा बच्चेदानी का, तो दोनों के लिए बेहतरीन है पूरक नारी। एग क्वालिटी को इंप्रूव करता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्योंकि एग ओवुलेशन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ अगर इसका रेगुलर यूज किया जाएगा तो धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ कंसेप्शन, यानी कि कंसेप्शन कंसीव करने में मददगार है। और साथ ही साथ अगर इसकी डोज की मैं बात करूं तो 1 से 2 गोली दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना खाने के बाद, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो साथियों, बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक बार फिर मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको दो मेन कॉज बताए हैं, एक तो बच्चेदानी की हेल्थ और दूसरा एग्स की क्वालिटी। इसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन तरीके से पूरक नारी काम करता है, गर्भाशय दौर्बल्य और एग की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। और जब ये क्वालिटी इंप्रूव होगी तो जाहिर सी बात है महिलाओं को कंसीव करने में मदद मिलेगी। तो साथियों, पूरक नारी इसकी डोज की बात कर लेते हैं, 1 से 2 गोलियां दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो साथियों, जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा एक बार फिर हम इस प्रोडक्ट को जो है लोगों तक पहुंचाए, और ऐसे कोई भी दंपति हैं हम उनकी मदद कर पाए, क्योंकि हम आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। तो पूरक नारी टेबलेट हमारे बीच आ चुकी है, बेहतरीन